नेशन न्यूज में आपको देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मौत की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मौत कब आ जाए कहां जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। और ऐसा ही हुआ चेन्नई में एक शख्स के साथ, जहां 8 सेकंड में जिंदगी ने मौत को मात दे दी। सबसे पहले आप जिंदगी और मौत के बीच की जंग की ये तस्वीरें देखिए। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसा शख्स, जरा सी देरी पड़ सकती है जान पर भारी, क्या बच पाएगा ये शख्स? चेन्नई रेलवे स्टेशन पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर यही सवाल है। ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में ये शख्स प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस कर रह गया। धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने को बेताब थी और ये शख्स जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इसका एक पांव प्लेटफॉर्म पर था और दूसरा ट्रेन के साथ जा फंसा था। इसकी ये हालत देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुश्किल वक्त में आरपीएफ के एक जवान ने हौसला दिखाया। वो तेजी से इस शख्स की ओर बढ़ा और उसे खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले गया। इस बीच गार्ड्स ने भी ट्रेन रुकवा दी। आरपीएफ जवान के हौसले से महज 8 सेकंड में जिंदगी के लिए जंग कामयाब हुई और मौत हार गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे के फौरन बाद वो शख्स ट्रेन पर चढ़ गया, क्योंकि उसे किसी शादी में जाना था। टीम न्यूज़ नेशन। और जब आपको बीजेपी के एक विधायक की डांस की तस्वीरें भी दिखाते हैं, मथुरा में गोवर्धन के मुखरई में होली के मौके पर चरकुला नृत्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन बीजेपी के विधायक पूरन प्रकाश भी इसमें शरीक हुए। कलाकारों को डांस करता देख विधायक जी से रहा नहीं गया और वो भी उनके साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। विधायक जी ने कलाकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ये आपकी व्यवस्था है, आपका मेला है। और अब बात अयोध्या विवाद की। सवाल वही कि क्या अयोध्या में विवाद सुलझाने का कोई कारगर फॉर्मूला है? क्या कोई रास्ता ऐसा बचा है जिस पर चलकर मंदिर का सपना पूरा हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही इस विवाद को खत्म करेगा? देश टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, जहां से अयोध्या मामले पर फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन अदालत के बाहर श्री श्री रविशंकर से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें डर है कि ये विवाद गहराया तो देश में हालात सीरिया और इराक की तरह हो सकते हैं। ये बात श्री श्री रविशंकर शांति के उपदेशक कह रहे हैं। कि 500 साल से लड़ रहे हैं, जहाँ पहले मंदिर था, अब आज़ाद होकर के भी हमें वो मंदिर नहीं मिला। ये गले में नहीं उतरेगी भारत के हिंदुओं की। वो राम की जन्मभूमि मान के वहाँ की आस्था की बात है, वो कहीं और जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकती। एक और आस्था की डोर, दूसरी ओर कानून का तकाजा, और इन दो अलग अलग पार्टों के बीच फंसा है अयोध्या में सुलह का रास्ता। कानून का नजरिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होगा, लेकिन उसके पहले अयोध्या कथा में कई मोड़ हैं। एक रास्ते पर श्री श्री रविशंकर चल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सुलह के अलावा इसमें कोई और चारा नहीं, और अगर सुलह का रास्ता नहीं मिला तो श्री श्री को ये भी डर है कि कहीं हालात गृह युद्ध के ना बन जाए। जो भी न्यायालय का यदि ऐसा निर्णय आता है तो न्यायालय को छोड़ दिया, आपस में दोनों समुदाय के बीच में सिविल वॉर की जैसी परिस्थिति आ जाएगी। इतना नफरत आ जाएगा, गांव-गांव में लोग दूसरे समुदाय को नफरत की दृष्टि से देखेंगे। सुलह का सवाल है, लेकिन श्री श्री के फॉर्मूले पर भी संग्राम का साया है। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में श्री श्री ने विरोध कर रहे लोगों के रवैये पर ऐतराज जताया। तो मैं सबसे अनुरोध यही करूँगा कि इस देश को ऐसा मत कर दीजिएगा जहाँ पर यहाँ पर लोगों के दिलों में, लोगों के जीवन में, देश में आघात और हिंसा बढ़े। देश की सबसे बड़ी अदालत भी इससे पहले आस्था से जुड़े इस मसले का हल कानून की जगह बातचीत से करने का मौका दे चुकी है, और श्री श्री रविशंकर भी ऐसी ही कोशिश में जुटे हैं। पर सवाल यह है कि क्या वाकई अयोध्या अब सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद का विवाद भर रह गया है, या फिर इस विवाद को कुछ लोगों ने निजी जंग में तब्दील कर सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। श्री श्री रविशंकर ये विवाद सुलझाना चाहते हैं, उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, ये बात सराहनीय है। लेकिन शायद श्री श्री हिंदुस्तान की गंगा
जमनी तहजीब और हिंदुस्तान के लोकतंत्र और हिंदुस्तान की परंपरा को भूल गए हैं। ये कभी भी इराक और सीरिया बन जाए ऐसा मुश्किल लगता है। बहरहाल बड़ी बात यह है कि अयोध्या मामले में कई बार सुलह का फॉर्मूला तलाशा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फॉर्मूला दिया था कि राम मंदिर उसी जगह बनाया जाए और सरयू नदी के दूसरी ओर मस्जिद की जगह दी जाए। जस्टिस पुलक बसु ने फॉर्मूला दिया कि जो हिस्सा रामलला जहां विराजमान है उनको मिला है उसी पर राम मंदिर बने, बाकी जमीन निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास रहे। मुस्लिम पक्ष उस जमीन पर कोई निर्माण न करे। 200 मीटर दूर यूसुफ की आरा मशीन की जमीन पर मस्जिद बनाई जाए। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी और महंत ज्ञानदास ने फॉर्मूला दिया कि विवादित परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों बने, दोनों को 100 फीट की दीवार में बांट दिया जाए। और श्री श्री रविशंकर का फॉर्मूला है कि राम मंदिर अयोध्या में बने और फैजाबाद हाईवे पर मस्जिद का निर्माण कराया जाए। यह अलग बात है कि सुलह के फॉर्मूले पर एक राय बननी तो दूर, अब तक दूसरे पक्ष की ओर से इस पूरी कवायद का हिस्सा तक बनने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी और राजनीति हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इतना निर्मल और स्वच्छ बना दिया है, भारत को इतना निर्विवाद बना दिया है कि सीरिया जैसे विवाद भारत में कभी पैदा नहीं हो सकता है। अयोध्या के साधु महात्माओं को, अयोध्या के संतों को जो राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, उनको आपस में लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। सीरिया जैसी स्थिति तो हिंदुस्तान में नहीं पैदा हो सकती। यहाँ पर बहुत से सेकुलर मुसलमान और सेकुलर हिंदू रहते हैं, लेकिन मजहबी फसादात हो सकते हैं। अगर ये मामले जल्दी नहीं सुधरे तो हिंदुओं मुसलमानों के बीच में जो दरारें बन गई हैं वो और खाई बन सकती हैं। ये बात ठीक है कि मसले का हल निकलना चाहिए, ये राष्ट्र हित में इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन हमें इसका ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि मध्यस्थता करने वाले कौन है और किसकी तरफ से है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इस पर किसी को नियुक्त करती है मध्यस्थता के लिए, मुझे लगता है कि फिर उसकी अहमियत भी होगी। नेता रंग बदलते हैं, यह हमने हर बार सुना है, देखा है, लेकिन चुनाव नजदीक आते हैं तो वो हर चीज को अपने इर्द गिर्द अपने ही रंग में रंग लेना चाहते हैं। और मसला राजस्थान का है, जहां विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त जरूर है, लेकिन राजनीति के नए नए रंग को दिख रहे हैं। वसुंधरा सरकार ने हर कॉलेज के लिए अलग ड्रेस कोड का फरमान सुनाया है, तो कांग्रेस वालों को इसमें शिक्षा का भगवाकरण करने की नीयत नजर आ रही है। संग्राम छिड़ा हुआ है। ये प्रदेश में जो बच्चे हैं इंजीनियर, डॉक्टर, IAS नहीं बना करके बाबा जी बनाने का RSS की जो विचारधारा है उसको थोपने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक ड्रेस कोड के अंदर आने से पता चलेगा कि कॉलेज का बच्चा है या ये बाहर का है। न किसी कॉलेज का नाम है, न किसी रंग का जिक्र है, लेकिन राजनीति ने इस कागज में भी अपना रंग तलाश लिया और वो रंग है भगवा। दरअसल राजस्थान सरकार ने स्कूलों के बाद अब कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है और यूनिफॉर्म के रंग को लेकर छात्र संघों और छात्रों से राय मांगी गई है। तो राजनीति तेज है। कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ शिक्षा के भगवाकरण की एक नई चाल है, तो राज्य की मंत्री इसे छात्रों की मांग के आधार पर तैयार फार्मूला बता रही हैं। आपने देखा होगा पहले स्कूलों में भगवा ड्रेस बच्चों को पहनाने के आदेश दिए, फिर उसके बाद में साइकिलों का कलर भी काले से हटवा करके फिर भगवा किया गया। अब कॉलेजों में भी भगवा ड्रेस का ही विचार है। ऐसा पहनने के लिए तो पहन ही सकता है ना, स्टूडेंट तो कहीं पे भी बाहर भी पहन सकता है, कहीं भी पहन सकता है। दिस इज ओनली द थिंग कि कॉलेज के अंदर वो भी स्टूडेंट्स को तय करना है। दे हैव टू डिसाइड कि कौन सी ड्रेस कोड उन्हें पसंद है, वो ड्रेस कोड वो पहनना है। अगर सहमति ना बने तो नहीं होगा। ड्रेस कोड के लागू होने में अभी बेशक थोड़ा वक्त है, कॉलेज प्रिंसिपल को अभी इसकी जानकारी भेजनी है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में सरकार का ये फरमान ही दंगल के लिए काफी है। सो बयानों का घमासान छिड़ गया है और वार पलटवार तेज है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। एक वक्त था जब यूपी में सिर्फ बेखौफ बदमाशों की चर्चा होती थी, लेकिन आज यूपी पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। अब क्राइम का ग्राफ उत्तर प्रदेश में कम हुआ है या नहीं, फिलहाल पुलिस महकमे के मुखिया अपराधियों में खौफ का दावा जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के डीजीपी का दावा है कि मार्च 2017 से जनवरी 2018 के बीच 10 महीनों में यूपी पुलिस ने
1331 एनकाउंटर किए, जिसमें 3089 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए और 43 को मार गिराया गया। इनमें से 50% के ऊपर इनाम घोषित था। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। एक्शन की डर से पिछले 10 महीने में 5409 अपराधियों ने कोर्ट से अपनी बेल यानी जमानत रद्द करवाई। जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि हम लोगों ने निर्दोष जो हमारे व्यक्ति हैं उनको राहत दिलाया है, एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। और यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे अपराधियों ने ये समझ कर कि अब स्थिति बहुत पुलिस के पक्ष में है और पुलिस उस पर कुठाराघात कर रही है, तो उन्होंने अब तक अपनी जमानत निरस्त कराकर न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। एनकाउंटर के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन क्या अपराध के आंकड़े गिरे हैं, यह आकलन का विषय है। बहरहाल देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ खबरें हैं अपराध जगत से, देखते हैं क्राइम व्यू। दिल्ली में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। तुगलकाबाद का रहने वाला दशरथ ग्रेटर कैलाश में एक कोठी में काम करता था। काम खत्म करने के बाद घर जाते वक्त उसकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इलाके में लगी सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है हमलावरों की जांच। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी को लेकर हुए झगड़े में गोलीबारी। प्लॉट की बाउंड्री वॉल को लेकर हुए विवाद में गोली लगने से एक शख्स की हुई मौत। पुलिस कर रही है जांच। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश हुआ ढेर। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश हुआ फरार। यूपी के पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने ली लड़की की जान। 23 साल की गिरिजा दोस्तों के साथ घर से बाहर गई थी कि तभी अचानक बाघ ने बोल दिया हमला। मथुरा के रिफाइनरी थाना इलाके में एक कार में लगी आग। ड्राइवर ने जलती कार से कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड के आने तक कार हो गई थी खाक। यूपी के बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बाइक सवार 3 बदमाशों ने रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े गोली बरसाकर महिला की हत्या की। पुलिस कर रही है फरार बदमाशों की तलाश। और आइए अब आपको गुजरात के मोरबी से आया एक वीडियो दिखाते हैं। हादसा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अनियंत्रित होकर कार पहले डिवाइडर से जाकर टकराई, फिर चारों खाने चित हो गई। लेकिन देखिए, कार पलटने के बाद उसमें सवार 2 लोगों को खरोच तक नहीं आई। हादसे को देखकर लग रहा था कि डिवाइडर से टकराने के बाद जिस ढंग से कार पलटी खाते हुए नजर आ रही है, शायद ही इसमें अंदर बैठे शख्स जो हैं वो सही सलामत निकल जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, दोनों शख्स सकुशल निकले, खरोच तक नहीं आई। और खेल के मैदान में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू। कल भारत और श्रीलंका के बीच T20 ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रोहित शर्मा के हाथों में है टीम इंडिया की कमान। भारत और श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश है सीरीज की तीसरी टीम। ऑस्ट्रेलिया के डरबन में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 118 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच में 9 विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क को मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने की जीत से शुरुआत। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर अपने दौरे का किया जीत से आगाज। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने गाने से मचाया धमाल। सोशल साइट पर पोस्ट किया नए गाने का वीडियो। गाने का नाम है रन द वर्ल्ड। और उत्तर प्रदेश में गरीब बेटियों की शादी के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ी धांधली सामने आ रही है। आरोप है कि नकदी और ज्वेलरी के लालच में शादीशुदा जोड़े जो हैं दोबारा शादी कर रहे हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में जब ऐसी खबर आई तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आप देखिए ये रिपोर्ट। पैसे के लिए दोबारा शादी, सामूहिक विवाह योजना में घोटाला। सीएम योगी ने राज्य की गरीब बहनों के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू की है, लेकिन अब इस स्कीम को घोटालेबाजों की नजर लग गई है। गौतम बुद्ध नगर में सामूहिक शादी का सरकारी आयोजन किया गया, जिसमें 66 जोड़ों ने शादी की। आरोप है कि इस आयोजन में 10 से ज्यादा ऐसे जोड़ों ने शादी रचाई जो पहले से ही शादीशुदा थे। हम अगर बात ग्रेटर नोएडा की करें तो ग्रेटर नोएडा में 66 जोड़ों की शादी कराई गई थी, जिनमें से 11 जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा शादी की, यानी कि नकली शादी की। और ये शादी किस लिए की गई, आखिरकार ज्वेलरी उसकी वजह थी, पैसे उसके वजह थे, वो तमाम चीज़ें क्या थी, उसको जानने के लिए हम चिती गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम उस जोड़े के पास आए हैं जिन्होंने अभी जो शादी हुई थी ग्रेटर नोएडा में, यानी कि दोबारा शादी की है। सामने आप सेहरा देख सकते हैं। 2013 में शादी हुई, फिर अभी दोबारा जब सामूहिक विवाह कराया गया उसमें भी आप गए, आप और आपके पति गए, तो आखिरकार दोबारा शादी क्यों, किस लिए? प्रधान जी ले गए थे बुला के हमको।
प्रधान जी क्या बोल के लेके गए थे? मेरे पति को ही बोल के ले गए थे, मैं तो काम कर रही थी, कहीं तुम्हारी दूसरी शादी कराएंगे। न्यूज नेशन ने जब ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने की कोशिश की तो दोबारा शादी रचाने वाली महिला ने ज्वेलरी मिलने की बात कबूली। इनको उसमें से गहने मिले, कंबल मिले और पैर की पाजेब मिली हैं और साथ साथ बिछुआ मिला इनको वहाँ से, जो कि इनको दिया गया उस सामूहिक विवाह में। मामले के उछलने के बाद प्रशासन भी फौरन हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए। आज सुबह समाचार पत्र में छपा है, उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी और एक्शन भी ले लिया जाएगा। सामूहिक शादी योजना में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने जा रहे जोड़ों को 20,000 रुपए नकद, कुछ ज्वेलरी और दूसरे सामान उपहार में दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग लालच और दबाव में आकर इस योजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। हर्षा चंदवानी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। उस देश में शादी दोबारा हो सकती है, भ्रष्टाचार हर जगह नजर आ रहा है। देखिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बैंकों से कर्ज लेकर फरार होने का असर अब शादी ब्याह तक पहुंच चुका है, क्योंकि लोग अब रिश्ता करने से पहले सिबिल स्कोर चेक कर रहे हैं। जी हाँ, ये खबर आई है कि शादी के लिए सिर्फ चाल चलन ही नहीं, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। यानी आपने बैंक से जो भी उधारी ली है उसे चुकाया है या डिफॉल्टर तो नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कर्ज लेकर भागने की खबरों के चलते कारोबारी लड़कियों की शादी से पहले लड़की की कुंडली के साथ साथ उसका क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर भी चेक कर लेते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई उधारी तो नहीं है, बैंक का डिफॉल्टर तो नहीं है। इसके लिए लोग क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड यानी सिबिल की मदद ले रहे हैं। सिबिल की मदद से किसी भी शख्स का क्रेडिट रिकॉर्ड देखा जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे खट्टर राज में हरियाणा की गायों के अच्छे दिन आ गए। गाय के संरक्षण के लिए खट्टर सरकार अब और सख्त हो गई है। सरकार ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने के मूड में है जो पालतू गायों को खुला छोड़ देते हैं। सरकार जल्द ही कानून बनाने की तैयारी में है और ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाने की सोच सरकार की है। बहरहाल हरियाणा में जिस तरह से महिलाओं के लिए अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार ने इतनी कड़ी मंशा दिखाई हुआ ऐसा हाल फिलहाल में नजर नहीं आता है। लेकिन गाय बचाना जरूरी है। बेटी बचे ना बचे, गाय बचनी चाहिए। बहरहाल दुनिया में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। चीन ने साल 2018 के रक्षा बजट में 8% का इजाफा किया है। मौजूदा साल का रक्षा बजट 1,110 करोड़ युआन यानी 175 अरब डॉलर किया गया। भारत के मुकाबले 3 गुना है चीन का रक्षा बजट। उत्तर कोरिया से विवाद खत्म करने की कोशिश में दक्षिण कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन बातचीत के लिए उत्तर कोरिया रवाना। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनातनी खत्म करने की कवायद। पोलैंड में एक बिल्डिंग में बड़ा धमाका, 4 लोगों की हुई मौत, 20 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। चीन ने फिनलैंड को दिया अनोखा तोहफा। रूस से आजाद होने के 100 साल पूरे होने पर चीन ने फिनलैंड को 2 जायंट पांडा दिए हैं। हेलेंस्की जू में 4 साल के मेल पांडा हुआ बाओ और 3 साल की फीमेल बाओबो को देखने के लिए उमड़े सैलानी। ब्राजील में भारी बारिश के चलते नेचुरल रिवर पार्क पर संकट के बादल। भारी बारिश से अंडर वाटर पार्क दलदल में तब्दील। बारिश के चलते आने जाने का रास्ता भी हुआ खराब। और सिनेमा में आज बात करते हैं हॉलीवुड की, जहां ऑस्कर अवार्ड की धूम रही। भले ही कोई भारतीय फिल्म नहीं थी, लेकिन इस अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड की 2 महान हस्तियों को याद किया गया। सेरेमनी में श्रीदेवी और एक्टर शशि कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। ऑस्कर किसके हाथ लगा, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीदेवी और शशि कपूर को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि 90वें ऑस्कर में किया गया याद। कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुए 90वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में हॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर एडी वेडरेर ने स्टेज पर इंडियन फैंस के लिए परफॉर्म किया। इस दौरान उन्होंने श्रीदेवी और शशि कपूर को श्रद्धांजलि भी दी। ऑस्कर में इस तरह से श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देने से बॉलीवुड के कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार भी किया है। श्रीदेवी और शशि कपूर के साथ साथ हॉलीवुड इंडस्ट्री से रुखसत हुए स्टार्स को भी मशहूर गायक एडी वेडरेर ने गाना गाकर श्रद्धांजलि दी। इन सभी के बीच शेप ऑफ वाटर के गुइलेर्मो डेल को मिला बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड ब्लेड रनर 2049 ने झटका। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड गेट आउट के नाम पर रहा, जिसे जॉर्डन पील ने लिखा था। यह अवार्ड जीतने वाली पहली हॉरर फिल्म भी बन गई है। गेट आउट को 4 अलग नॉमिनेशन भी मिले हैं, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर शामिल है। टीम न्यूज नेशन।
तो जिन्हें ऑस्कर मिले उन्हें मुबारक, और देश दुनिया की हर खबर आपने देखी, हर पहलू के साथ नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे।